मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और मेरे माँ बाप भी अपने माँ बाप के इकलौते ही थे और उन दोनों के ही ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई थे। यही वजह थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ अकेली रहती थी। शायद मेरा इकलौता होना मेरे माँ बाप की नस्ल की वजह से था, क्योंकि होश संभालते मुझे पता चला था कि हमारे यहाँ एक तो औलाद बहुत कम होती है। कोई तो बच्चों के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, तो अगर किसी के पास औलाद थी भी तो वो एक से ज़्यादा नहीं थी। यही वजह थी कि हमारा ख़ानदान बहुत अलग सा था। मेरे माँ और पापा दोनों ही घर से बाहर काम करते थे, तो इसलिए जब तक मैं स्कूल में पढ़ती रहती तब तक तो उनके लिए आसानी रही, क्योंकि मेरे स्कूल से वापस आने तक मेरे घर में मौजूदगी की वजह से माँ घर आ जाया करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल से मैट्रिक कर लिया और आगे पढ़ने से भी इनकार कर दिया, तो माँ और पापा दोनों परेशान होने लगे कि मैं घर में अकेली कैसे रहा करूँगी। किसी के घर जाने को तो मैं तैयार नहीं थी और कोई माँ पापा की गैर मौजूदगी में मेरे पास रहने को राज़ी नहीं था। तब माँ पापा ने ये फैसला किया कि मैं अपनी माँ के साथ उनके काम की जगह चली जाया करूँ, जो कि एक छोटा सा अस्पताल था। मेरी माँ वहाँ दाई का काम करती थी। इस तरह मैं घर से बाहर माँ के साथ अब जाने लगी। शुरू शुरू में जब मैं माँ के साथ जाती तो माँ मुझे एक जगह बैठा देती और सख्ती से इधर उधर जाने से मना कर देती थी, तो मैं सब चुपचाप करके माँ की बात मान लेती थी। और कुछ वह जगह और यहाँ के लोग मेरे लिए नए थे, तो इसलिए मुझे खुद भी यह जगह खामोशी से बैठने की आदत थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे तो मैं थोड़ी वहाँ घूमने लगी। वहाँ मौजूद डॉक्टर नर्स अक्सर मुझे देखते तो मुस्कुरा देते, या फिर उनमें से कोई तो मुझसे हालचाल भी पूछने के लिए रुक जाते थे, जिससे ये हुआ कि मेरा उनसे घुलना मिलना शुरू हो गया। यहाँ काम करते हर इंसान ही किसी हद तक मुझे जानने लगा था कि मैं किसकी बेटी हूँ। अपनी रोज़ की रूटीन से मैं एक दिन अपनी जगह से उठी और कुछ वक्त गुजारने के लिए ऐसे ही टहलने लगी। उस दिन मैंने अपनी माँ की बात को भुलाते हुए सारा अस्पताल देख लिया था और मुझे मज़ा भी बहुत आया। मैं कोई बिल्कुल छोटी बच्ची तो नहीं थी कि जो कहीं गुम हो जाती या फिर किसी को परेशान करती, इसलिए मेरा वहाँ टहलने से किसी को कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि मैं जिस तरफ जाती वहाँ हर कोई मुझे देखता और मुस्कुराता और अपने काम में मसरूफ़ हो जाता। मुझे अपने आप ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस अस्पताल की मालिक हूँ और यूँ अस्पताल का चक्कर लगाते सब पर नज़र रख रही हूँ। और फिर सबका मुझे अहमियत देना मुझे वहाँ मौजूद सब लोगों की नज़रों में बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अंदर बड़ी फ़क्र और गुरूर की लहर उठी और मेरी गर्दन ऐसे अकड़ गई जैसे मैं सच में यहाँ की मालकिन हूँ। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश भी हो रही थी और हंस भी रही थी कि बैठे बिठाए क्या क्या देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अच्छा ही किया जो आगे नहीं पढ़ा, वरना इतने खूबसूरत वक्त से महरूम रह जाती और दिमाग अलग ख़राब करती रहती। पहले दिन के बाद मेरी हिम्मत कुछ और बढ़ी और मैंने दूसरे दिन कई कमरों में भी चक्कर लगाए। किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैंने सोच लिया कि अब मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं अब रोज़ माँ के पीछे पीछे यहाँ वहाँ चली जाया करती थी। माँ लाख मुझे मना करती और पीछे आने से रोकती, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और इधर उधर पहुंच जाती। जब कभी कभार माँ ज़्यादा डांटती तो उनके साथ मौजूद नर्स और डॉक्टर मेरी तरफ देखा करती। माँ को मुझे डांटने से मना कर देते और तब मुझे इतने लोगों की हिमायत मिलती तो मैं और शेर हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने माँ के साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर औरतें बच्चे पैदा करती थी। माँ ने अपनी आदत के मुताबिक मुझे मना करना चाहा, लेकिन उनके साथ मौजूद दाई के जैसी एक औरत, शायद वह भी माँ की तरह ही थी, माँ से बोली कि वो मुझे यहाँ रहने दें ताकि मैं ये सब देख और सीख सकूं। उसने कहा पढ़ाई तो उसने छोड़ दी है, तो अच्छा है तुम्हारा काम सीख ले तो तुम्हें भी आसानी होगी और बगैर कोई पैसे खर्च किए मैं भी यह दाइयों वाला काम सीख जाऊंगी और पैसे कमाने लगूंगी। इस औरत की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और माँ भी कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी। शायद वे मेरी उम्र को लेकर परेशान थी कि मैं अभी इस सब कामों के लिए अभी छोटी हूँ। लेकिन कुछ देर बाद माँ भी मान गई तो मैं भी अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से एक तरफ खड़ी सब देखने लगी। मेरा मकसद कुछ भी समझना और सीखना नहीं था,
था, क्योंकि मुझे इस काम का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मैं तो बस वहाँ वक्त गुजार रही थी, लेकिन उसके बाद मैं रोज़ माँ के साथ उसी जगह जाने लगी, जिसकी वजह से मैं न जाने के बावजूद बहुत कुछ समझने लगी थी। बहुत सी बातें मुझे मालूम हुई, मैं जिनके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर मुझे रोज़ जब कुछ न कुछ सीखने को और सुनने को मिलने लगा था, तो मुझे सारी बातें और बड़े लोगों की नसीहत समझ आ गई। मुझे प्रेग्नेंट औरतों के सारे राज, सारे अंदर बाहर की बातें बहुत जल्दी मालूम होती चली गई। जब इसी तरह से काफ़ी वक्त गुजर गया, तो माँ के साथ मौजूद औरतों को भी पता चल गया कि मैं कुछ न कुछ समझ गई हूँ। तो वे मुझसे कहने लगी कि अब आगे बढ़ के इनका हाथ बटाया करो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, और मैं तो बस वक्त गुजारने यहाँ आई हूँ। जिससे वे गुस्सा होती और मुझे कहने लगी तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन मैंने आगे से कोई जवाब देने के बजाय चेहरा फेर लिया, और उससे पहले कि वह औरत गुस्से से पागल होती मुझे कुछ कहती, वहाँ एक बड़ी डॉक्टर आ गई, तो सब उसकी तरफ देखने लगे और मैं उनकी बातें सुनने लगी। उस डॉक्टर की कई बातों से मुझे ऐसे लगा कि शायद सामने मौजूद नर्सों और मेरी माँ और उस जैसी दाइयों को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं एक एक बात समझ रही थी, क्योंकि बेशक मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम करता था। अचानक से उस डॉक्टर ने कोई सवाल किया, तो सब खामोशी से उसका चेहरा देखने लगे। तो मैंने झट उसके सवाल का जवाब दिया, तो उस डॉक्टर के साथ साथ माँ और सारी औरतें हैरानगी से मुझे देखने लगी। तो मैं थोड़ी शर्मिंदा सी होते हुए चेहरे को झुका गई। लेकिन जैसे ही उस डॉक्टर ने मेरी तारीफ़ की, तो मैं अकड़ के अपना चेहरा उठाती सबको देखने लगी। मेरी माँ ने उस डॉक्टर को मेरा रोज़ यहाँ आना और दूर खड़े होकर सब देखने का बताया। तो वह डॉक्टर काफ़ी खुश हुई, और फिर उस डॉक्टर ने तो जैसे पूरे अस्पताल में मेरे नाम के चर्चे ही कर दिए। हर कोई मेरी बात का सुनता ही आदमी मुझसे मिलने आता, और डॉक्टर अपने पास बुलाकर मेरी तारीफ़ें करती, और उन सब से मेरे साथ साथ माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उन्होंने घर जाकर भी पापा को मेरी बातें बताई, तो उनके चेहरा चमक उठा। इन सब के बाद तो जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही खुशी से पागल हो गई, और मेरे ख्वाब और सोच बहुत ज़्यादा ऊंचे उड़ान भरने लगे थे। मैं जब से अस्पताल आने लग गई थी और यहाँ अमीर कबीर डॉक्टर और लोगों से मेरा वास्ता पड़ता, तो मेरे अंदर भी एक अमीर कबीर जैसा बनने का जुनून उठने लगा। मगर इन सब के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास शायद नाम के ही थे। मुझे ख्वाबों के लिए पैसों की रेल फेल ज़रूरी थी, ना कि सिर्फ सबके मुंह से निकले लफ्ज़ या तारीफ़, जो कि बस मुझे कुछ देर के लिए खुश कर सकती थी। मगर इन सब से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरा दिमाग ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था। तो मैंने सोचा कि इस दिमाग को अब मैंने इस तरह इस्तेमाल करना है कि मेरी ज़िंदगी महीने में नहीं बल्कि दिनों में बदल सकती है। इसलिए मैंने अपनी आंखें और कान दोनों खोल कर रखना शुरू कर दिए। जैसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके खुद मुझ पर आ जाते थे। इस वाक़ये के बाद से अब अस्पताल के अक्सर बड़े बड़े डॉक्टर मुझे अपने साथ रखने लगे थे, जिससे मुझे पैसे कमाने के लिए ऐसे तरीक़ों तो पता नहीं चले थे जिससे मेरे पास पैसे आएँ, जबकि इन सब से उन डॉक्टरों ने ही पैसे कमाना था। मेरा तो दिमाग ही ख़राब होने लगा था, लेकिन हमेशा की तरह मेरी मालूमात में इजाफ़ा हो ही रहा था, जिससे मुझे लगने लगा था कि इतना कुछ देखते मैंने पागल हो जाना है, और मेरे पास मेरे दिमाग में वह भी नहीं रहना जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मुझे तो इस दिन उस डॉक्टर के सामने अपनी काबिलियत दिखाना महंगा पड़ गया था, क्योंकि अब एक जगह एक चीज़ पर मेरा दिमाग नहीं टिकता था। कभी किसी तरफ चला जाता, तो कभी मैं देख कुछ और रही होती और मेरी सोच कहीं और पहुंची होती। इस सब से मेरे पैसे कमाने वाला ख्वाब तो अधूरा ही रह जाता, और मैंने इतना दिमाग का इस्तेमाल करते जल्दी ही बूढ़े हो जाना था। तो मैंने खुद में हिम्मत पैदा करते सबके सामने इनकार करने और अपनी बात कहने का हौसला पैदा किया। फिर मैं जल्दी ही सब डॉक्टर जो मुझे बड़े ऑपरेशन करते वक्त साथ रखने लगे थे, उनको इनकार कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है और इसी काम को समझना है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे सीखना और समझना तो माँ का काम भी नहीं था। बस उससे मेरी ये कोशिश थी कि मैं एक ही जगह बैठकर अपना दिमाग को सुकून देती, कुछ ऐसा सोच सकती थी जिससे मेरे पास भी बग़ैर मेहनत के पैसे आने लगते और मैं अमीर कबीर हो जाती। और फिर मेरी जो सबके सामने धाक बैठती और सब मेरी इज्जत करते, तो मैंने यकीनन हवाओं में उड़ना था। मैं फ्री रहने और सोचने का काम इतना करने लगी थी कि अब तो मुझे अपनी सोचों पर हंसी आती कि शायद मुझ में शेख चिल्ली की रूह आ गई है और मैं वक्त खाली पुलाव पकाती रहती हूँ।
पता नहीं उनको कभी पूरा भी होना था या नहीं। ये सोचते सोचते मैं उदास हो जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाला जल्दी मुझ पर काम करने वाला है और मुझे ऐसा राज मालूम होने वाला है जो कोई और नहीं जानता था और ना ही आसानी से जान सकता था। और वह ये राज मेरे दिमाग में आया तो मैं चाहती भी नहीं थी कि इसके बारे में कोई और जाने और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएं। एक दिन मैं अपने दोस्त के मुताबिक की तरह पूरे अस्पताल का चक्कर लगाने में मसरूफ़ थी। तभी मेरी निगाह एक नौकरानी पर पड़ी जो लेबर रूम में कचरा वगैरह उठा कर ले जा रही थी। तो पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैं भी बिना मकसद के पीछे चल पड़ी। मुझे लगा कि वे लोग ये कचरा बाहर ले जाकर कच्ची ज़मीन खोद कर उसमें दफन कर देगी, क्योंकि मैंने इस बारे में यही सुन रखा था कि इनको ज़मीन के अंदर दफन करना ही बेहतर होता है। लेकिन मैंने देखा कि वे लोग ये कचरा ले जाकर एक बड़े से ड्रम में डाल रहे थे। तो मुझे थोड़ी हैरानगी तो हुई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वह लोग क्या थोड़ा थोड़ा करके लेबर रूम से निकला कचरा ज़मीन में दफन करते रहे, इसलिए वे एक ड्रम भर के एक ही बार यह अमल करते होंगे। ये सब देखकर हैरान रह गए और सर झटकते वहाँ से जाने का इरादे से आगे बढ़ने ही लगी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं ठिठक कर वहीं पर रुक गई और पूरी आंखें खोल के सामने का मंजर देखने लगी। मैंने देखा कि वहाँ एक ट्रक आया और वह नौकरानी कचरे का डिब्बा उनके ट्रक में रख रही थी। और यह बात मेरे लिए हैरान करने वाली नहीं थी, बल्कि हैरान तो मुझे एक और बात ने किया, और वह ये था कि ट्रक ड्राइवर का वहाँ मौजूद एक नौकरानी को काफ़ी सारे पैसे पकड़वाना। ट्रक ड्राइवर ने नौकरानी को पैसे दिए, मेरी समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरे ख्याल में नौकरानी को ट्रक ड्राइवर को तो पैसे देना बनता था, क्योंकि वह अस्पताल का कचरा लेकर जा रहा था और इसीलिए वह पैसे ले सकता था। मगर ट्रक ड्राइवर उल्टा नौकरानी को पैसे देने का क्या मतलब हो सकता था कि उस ट्रक ड्राइवर ने वे कचरा खरीदा है, क्योंकि मैं उनसे थोड़े फासले पर ही मौजूद थी जिससे वे मेरी नज़रों में थे, लेकिन मैं उन्हें नज़र नहीं आ सकती थी, इसलिए उनके हाथों में मौजूद पैसों पर मेरी साफ नज़र पड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा रकम लग रही थी। तो कुछ पल को मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर इस कचरे में ऐसा क्या है जो लोग उसे खरीद रहे हैं, वह भी इतने पैसों से। ये सब देखकर मेरा दिमाग ठिठक चुका था और फिर उसके बाद किसी और तरफ मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था और मैं कुछ दिन सोते जागते इसी के बारे में सोचने लगी थी। मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी थी कि लेबर रूम का जो कचरा जिसे मैं रोज़ देखने की आदी हो गई थी, आखिर उसमें ऐसा क्या छुपा है जो अभी तक मेरी नज़रों में नहीं आया और वह मामूली सी नौकरानी उसे अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल कर रही है। मेरे दिल में आया कि मैं उस नौकरानी से पहले उस कचरे को इकट्ठा करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, लेकिन दिल में था कि आखिर मैं उससे कितने पैसे कमा लूँगी। यकीनन चंद रुपए ही मिलेंगे, जिससे मेरे बड़े बूढ़े ख्वाब तो पूरे नहीं होने वाले। मैं काफ़ी देर कशमकश का शिकार रही, लेकिन मेरे दिल में तो लालच आ चुका था और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए मैंने खुद को ये काम करने के लिए तैयार कर लिया। मैंने एक रात पहले ही अपना सारा प्लान दिमाग में सोच लिया था, जिसके मुताबिक काम करते मुझे लेबर रूम से कचरा चुराना था और फिर अगले दिन मैं अपने बनाए प्लान पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर ये काम मेरे लिए सही साबित नहीं हुआ था। पहले पहले मैंने अपने तजुर्बे के मुताबिक कम काम ही किया था ताकि मैं किसी की नज़रों में ना आ जाऊं, और वैसे भी ये मेरे इस काम की शुरुआत थी तो दिल में बहुत ज़्यादा डर भी मौजूद था और ये बात भी दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि पता नहीं मेरी इस बात से मुझे कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं, या फिर मैंने इस नौकरानी और ट्रक ड्राइवर की बात ही गलत समझी हो। शायद उनके दरमियान पैसों का लेन देन किसी और वजह से हो। यानी मैं जितना सोच रही थी उतना ही मेरा दिमाग कुछ भी समझने से ख़राब हो रहा था। लेकिन फिर सब सोचों को झटकते मैंने उस सोच पर अमल किया कि एक बार तजुर्बा करने में क्या जा रहा है, अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो दोबारा से काम नहीं करूँगी। लेकिन पहली मर्तबा के बाद आगे वह कुछ मेरे साथ हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने किसी तरीके से लेबर रूम में मौजूद थोड़ा सा कचरा किसी की नज़रों में आए बगैर उठाकर घर ले आई और मैंने उनकी खबर अपनी माँ को भी नहीं होने दी। और फिर मैंने अपने पास मौजूद चीज़ों का बगैर जायज़ा लेते उन्हें अपनी अक्ल के मुताबिक एक एक करके बेचने का फ़ैसला किया, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके कि आखिर इसमें सबसे ज़्यादा कीमती क्या है।
मैंने जब से उस कचरे को बेचते देखा था, कुछ लोगों का मैंने अपनी कुछ तरीके से पता कर लिया था जो ये कचरा अस्पतालों में लेने आते थे, और फिर मैंने ये कचरा बेचना शुरू कर दिया, जो कि मुझे लगा था कि कोई भी पैसे नहीं देगा। लेकिन मेरी इम्तिहान नहीं रही जब लोग मेरी मुंह मांगी रकम मुझे देने लगे। इस कचरे में एक चीज़ ऐसी होती थी जो लाखों में बिकती थी, और अस्पताल में मौजूद नौकर ये बात नहीं जानते थे। उनको तो ट्रक ड्राइवर जितने पैसे दे जाते वे उसी को बहुत ही दौलत समझ कर रख लेते। लेकिन मैंने अपनी अक्लमंदी से इस चीज़ का इलाज पता लगाया था, और फिर देखते ही देखते मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा होने लगे। जब मेरे पास काफ़ी रकम जमा हुई तो पहले मैंने सोचा इसी पर बस कर लूँ और ये काम छोड़ दूँ, लेकिन मेरी लालच बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए उसके बाद मैं उस काम को छोड़ नहीं सकी। और फिर बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के इतने पैसे के आ जाने से कौन इस काम को छोड़ना पसंद करता। इसलिए मैंने सोचा जब तक कि सिलसिला चल रहा है चलता रहने दूँ। मगर इसी दौरान मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा और फिर उनका देहांत हो गया, जिसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे इस अस्पताल में जाना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे पैसे कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता। माँ के देहांत के कुछ दिन बाद मैंने काफ़ी सोच विचार किया और इस फैसले पर पहुंची कि एक बार उस अस्पताल में माँ के बगैर जाकर तो देखूं, क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा था, सभी मुझे अच्छे से जानते थे। तो क्या पता वहाँ जाकर खुद मैं कहीं ना कहीं फिट कर ही दूँ, जिससे उस अस्पताल से मेरा ताल्लुक ना टूटे और मैं पहले की तरह अपना काम खामोशी से करती रहूं। शायद मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही थी, और अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने मुझे वहाँ एक काम सौंप दिया, और वह ये सब मुझे हमदर्दी की नाते कर रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरी माँ के मरने के बाद हमारा गुजारा मुश्किल होगा, और अभी मुझे शादी भी करनी है, तो मेरे लिए काम करना ठीक रहेगा ताकि इससे मिलने वाली तनख्वाह से मेरा गुजारा होता रहे। किसी को मेरे पास मौजूद पैसों का पता नहीं था, क्योंकि मैं इतने पैसे जमा कर लेना चाहती थी कि एक ही बार मैं अपनी सब ख्वाहिश पूरी कर लूं। मुझे इस काम से मिलने वाली तनख्वाह से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने मकसद से आई थी, जिसके लिए अब मुझे थोड़ी मुश्किल आने लगी थी। क्योंकि पहले तो माँ के साथ मैं वहीं मौजूद होती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ही उसके उल्टे काम मिले थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अस्पताल में मौजूद कई औरतें मुझे किसी न किसी चीज़ के लिए लेबर रूम में बुलवाने लगी, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मेरा काम आसान हो गया। एक बार मेरे पास ढेर सारा पैसा था जो दिन पर दिन पता चला जा रहा था, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और डर के मारे मेरी चीखें निकल गई। और हुआ ये था कि पहले तो मैं सिर्फ इस लेबर रूम में जाती थी, यहाँ पर सिर्फ प्रेग्नेंट औरत के छोटे ऑपरेशन या फिर नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा होते थे। इससे आगे कभी मैं गई ही नहीं, और बस माँ के पास रहने के बहाने इसी कमरे में खड़ी रहती थी और सबकी इधर उधर होते ही कचरा उठाकर घर ले जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक काम में इतनी मसरूफ़ हुई कि मुझे लेबर रूम जाने का वक्त ही नहीं मिला, और जब मैं भागी भागी वहाँ गई तो लेबर रूम बिल्कुल साफ़ था और वहाँ कोई कचरा वगैरह नहीं था। शायद नौकरानी सफाई करके चली गई। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुई और बाहर आ गई और खामोशी से अपना काम वाली जगह पर जाने लगी कि उस वक्त मेरे सामने से दो लोग एक मरीज़ को लेटा कर कमरे तक ले जा रहे थे, और वह मरीज़ कोई लड़की थी और वह प्रेग्नेंट भी थी, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी और मैं उनके पीछे चल दी थी। तो वे लोग उसे ऑपरेशन के लिए ले गए, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनका बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। इस तरह मैंने कभी पहले नहीं किया था, क्योंकि आज तक तो मेरी ज़रूरत इसी पुराने वाले लेबर रूम से ही पूरी होती जाती थी। लेकिन आज मैं यहाँ अकेली थी तो दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी कि यहाँ से पकड़ी ना जाऊँ। काफ़ी देर में बाहर खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से चल दी कि थोड़ी देर बाद आकर देखती हूँ। अगर किस्मत में हुआ तो चीज़ मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो फिर कल सही। लेकिन उस दिन मैंने 2-3 चक्कर वहाँ के लगाए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा न खुला। बस हर थोड़ी देर कोई ना कोई डॉक्टर अंदर जा रहे थे और कोई थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता, और मरीज़ के साथ मौजूद 1-2 जो लोग थे वह भी शायद वहाँ से कहीं चले गए। मुझे ताज्जुब होने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसे इतनी देर लग रही है, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो इतनी देर नहीं लगती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मरीज़ को कोई और मसला भी होगा जिसके लिए इतनी देर हो गई। कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि वे एक कम उम्र लड़की थी जो कि बच्चा जन्म देते वक्त मर गई, जिसे सुनते ही मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं उदासी से कुछ देर वहाँ खड़ी रही थी, लेकिन मुझे उस कमरे से अपनी ज़रूरत की चीज़ चाहिए थी, इसलिए मैं किसी की नज़रों में आए बगैर उस कमरे में चली गई और जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। वह मरी हुई लड़की अभी इस कमरे में मौजूद थी, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला गया। मुझे वहाँ बहुत गंदगी देखने को मिली तो मैं हैरान हुई कि यहाँ तो सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता था, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उस लड़की की आंखें खुली हुई थी। मगर मैं जल्दी अपनी आवाज़ पर काबू करते हुए उसकी नस देखी तो मैंने गहरी सांस भरी कि वह वाकई मरी हुई थी। लेकिन कैसे? डॉक्टर थे उन्होंने जिनकी आंखें भी बंद नहीं की, जो ना जाने किस सबब के खुली रह गई थी। लेकिन अभी असल में मेरी जान निकलनी बाकी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे लड़की के मरने की वजह मालूम हो गई, और वह वजह थी उस लड़की के साथ थोड़ी देर पहले ज्यादती की गई थी, और उसकी हालत से लग रहा था कि यह काम एक से ज़्यादा मर्दों ने किया है। और उसके बाद मुझे अपने बाहर खड़े होने का वक्त याद आया, और एक के बाद एक डॉक्टर का उस कमरे में आने की वजह भी मेरे सामने आ गई। उस दिन कुछ इस तरह यह बात मुझ पर खुली, मुझे एकदम से उस कमरे और पूरे अस्पताल से डर महसूस होने लगा, और मैं बगैर किसी की तरफ तवज्जो किए वहाँ से भागते कदमों के साथ निकल आई। मैं खुद को बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन आज उस वाक़ये ने मुझे डरा दिया, और मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मैं इतने अच्छे से उस अस्पताल में उन दरिद्रों के साथ रह रही थी जो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। जबकि अब तक मैं ये समझती रही कि मैं उस अस्पताल के बच्चे बच्चे को जानने के साथ यहाँ के लोगों को भी अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं गलत साबित हुई, और उस दिन के बाद से मैंने दोबारा वहाँ जाना ठीक ना समझा। फिर मैंने सारी ज़िंदगी हर एक डॉक्टर को शक की निगाह से ही देखा, और मेरी ज़िंदगी एकदम से बहुत मुश्किल हो गई। मेरे पास अब पैसे तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। मैंने अपने पास मौजूद जमा पैसों से अपनी किसी हद तक अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश की थी, और सब भूल के दोबारा उस काम को चलाना चाहा। लेकिन मैं जब भी ऐसी कोशिश करती हूँ, मेरी आंखों के सामने वे कम उम्र लड़की का चेहरा याद आ जाता है। जाने कितने दुख दर्द को बर्दाश्त करके इस दुनिया से चली गई, और मैं भी उसके उन मुजरिमों को सज़ा नहीं दिला सकी, और शायद यही बात मेरे दिल को बेसुकूनी होने की वजह बनती जा रही थी, और मैं इस दुनिया में रहते हुए भी अंदर से खोखली होती जा रही थी। अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी, और मैंने सारी ज़िंदगी शादी न करके अकेले ही ज़िंदगी गुजार दी। धन्यवाद दोस्तों।